हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग बात कर रहे हैं, आज हमने एक सीरीज शुरू की आप लोगों के लिए जिसमें हम लोग कुछ एफएलटीज आप लोगों से करवा रहे हैं 50-50 क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्वेश्चंस कहने को 50 है, बट इसके अगर कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपसे करीबन मतलब जो है इसमें बहुत सारी जानकारियां जो है एक्स्ट्रा वो आपको मिलेगी। तो आप बने रहिए, कंटिन्यूसी रखिएगा, थोड़ा सा कंटिन्यूटी रहेगी तो ज्यादा अच्छे से जो है चीजें समझ में आएगी। ये सीरीज हम लोग तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपकी एग्जाम्स नहीं हो जाती। तो उसी सीरीज का आज हमारे पास में एफएलटी नंबर 4 उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चों के सजेशन आए थे कि सर आप मैराथन ला दीजिए, मैराथन लाकर आप जो है यूनिट वाइज जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या जो टॉपिक्स है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर ले, पढ़ लेते हैं। तो हम लोग वो भी प्लान कर रहे हैं कि अब कल या परसों से वो भी शुरू कर लेंगे। आप लोगों का यूनिट वाइज तैयारी करा देते हैं कि यूनिट वाइज जो है शॉर्ट में हम लोग उसको फटाफट फटाफट रिवाइज करा के आप लोगों की थोड़ी तैयारी करा देते हैं लास्ट मोमेंट पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन। और आपको पता है कि ऑल एग्जाम प्लेस पर नेट सेट और एपी की क्लासेस शुरू हो चुकी है। कि प्राइस की अगर हम बात करें तो वो एक्चुअल प्राइस तो उसकी 2999 है, बट अगर आप कोर्स अभी परचेस करते हैं तो ये आपको 2000 प्लस जीएसटी में ये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको 3 कोर्स मिलेंगे, नेट सेट और एपी। इसी के साथ सीरीज का पहला प्रश्न आज का देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने नागरिकता के सिद्धांत में संवैधानिक देशभक्ति की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जो पारंपरिक राष्ट्रवाद से अलग है। ठीक है, आपके ऑप्शन से टीएच मार्शल, जर्गेन हेबरमास, विल किमलिका या फिर चार्ल्स टेलर। क्या रहेगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर दो जल्दी से। और इसका सही आंसर रहेगा बी, जर्गेन हेबरमास। उन्होंने संवैधानिक देशभक्ति की वकालत की। इनके अनुसार आधुनिक बहुसांस्कृतिक समाजों में नागरिक एकजुटता, साझा और लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक प्रक्रियाओं के प्रति निष्ठा से आती है। अगला, कौटिल्य के अनुसार या कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कौन सा गुप्तचर का प्रकार या संस्था की श्रेणी में नहीं आता? तो आपको बताना है कौन सा गुप्तचर का प्रकार संस्था की श्रेणी में नहीं आता। संस्था मतलब जो स्थिर गुप्तचर होते जो एक जगह रहकर खुफिया जानकारी जुटाने का काम करते उसको हम संस्था बोलते थे। उसकी श्रेणी में कौन नहीं आता? उदास्थित, ग्रहपतिक, तीक्ष्ण या वैदेहिक। क्या रहेगा इसका सही आंसर भाई? इसका सही आंसर रहेगा सी, कौटिल्य ने गुप्तचरों को 2 भागों में बांटा है, संस्था और संचार। जो गुम गुम कर जानकारी जुटाते थे वो संचार, और एक जगह रहकर जुटाते थे वो संस्था। तीक्ष्ण, रसद और परिव्राजिका ये संचार की श्रेणी में आते, माने इसके प्रकार है ये। जबकि उदास्थित, ग्रह प्रतीक और वैदेहिक ये किसके भाग है? संस्था के। अब यहां अगर आप देखें तो कितने सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो चुके हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप कमेंट में जो भी आपके नंबर है वो आप बताइएगा कितने आपके क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा उससे जो है हम लोग तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे आपकी क्या स्थिति है। तो आप थोड़ा सा यहां पर क्या करेंगे ये बताते चलिएगा कि पेपर होने के बाद ये क्वेश्चंस लगाने के बाद कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि आप कितना यहाँ पर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जरूर कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए किस विचारक ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन को ऐतिहासिकता और अति तथ्यात्मक तथ्यवाद का परिणाम माना था? तो किस विचारक ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन को ऐतिहासिकता और अति तथ्यवाद का परिणाम माना था? ऑप्शन है डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबन, लियो स्ट्रॉस या दांते जर्मिनो। बताओ भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ए, डेविड स्टर्न ने ये कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक संस्थावाद के संदर्भ में पथ निर्भरता का क्या अर्थ है? तो तुलनात्मक राजनीति में ऐतिहासिक संस्थावाद के संदर्भ में पथ निर्भरता का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, संस्थाएं हमेशा एक निश्चित और सीधे रास्ते पर चलती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? शुरुआती दौर में लिए गए निर्णय भविष्य के संस्थागत विकल्पों को सीमित कर देते हैं। सी, इतिहास खुद को राजनीतिक प्रणालियों में दोहराता है। और डी, आर्थिक नीतियां हमेशा राजनीतिक संस्थाओं का मार्ग तय करती है। इसका सही आंसर बताओ, क्या रहेगा इसका सही आंसर भाई? इसका आंसर रहेगा बी, पथ निर्भरता का अर्थ है एक बार जब कोई संस्था किसी निश्चित या नीति या संरचनात्मक मार्ग पर चल पड़ती है तो बाद में उससे पीछे हटना या बदलाव करना बहुत कठिन हो जाता है। अतीत के फैसले वर्तमान को बांधते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान
कौन सी समिति के पंडित नेहरू अध्यक्ष नहीं थे? तो संविधान निर्माण के दौरान कौन सी समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू नहीं थे? संघ शक्ति समिति, राज्यों के लिए समिति, संविधान समिति, या फिर मूल अधिकारों की उप समिति? यहाँ एक बात ध्यान रखना, जहां संघ शब्द आ रहा है वो समिति के तो अध्यक्ष थे ही, राज्यों के लिए अगर बात करें तो वो भी थे। मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जबकि मूल अधिकार जो मेन समिति बनी थी उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, है ना। तो मूल अधिकार उप समिति जो थे उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और मेन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, वल्लभ भाई पटेल। अन्य तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित नेहरू थे। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रशासनिक विचारक ने जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा दी, जो ये बताती कि अधीनस्थ बिना किसी सवाल किए या बिना सवाल किए आदेश कब स्वीकार करते हैं? तो जोन ऑफ डिफरेंस की अवधारणा किसने दी, आपको ये बताना है। हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड, क्रिस अर्गरिस, या फिर एल्टन मेयो? इसका आंसर रहेगा बी, चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक, अब पुस्तक का नाम भी याद रखिएगा, द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये सारा अपने नोट्स में दिया हुआ है, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं, जो बच्चे साथ मतलब क्लासेस ली हुई है उनकी सारी क्लासेस में ये मिल जाएगा आपको, सारे नोट्स में ये सारी चीजें कवर करवाई गई है ना। तो द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव में प्राधिकार को स्वीकार करने के संबंध में उन्होंने जोन ऑफ इंडिफरेंस की अवधारणा दी। बाद में हर्बर्ट साइमन ने इसे जोन ऑफ क्या कहा है? एक्सेप्टेंस। तो ये भी पूछा जा सकता है, जोन ऑफ एक्सेप्टेंस का सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट साइमन ने। जोन ऑफ इंडिफरेंस चेस्टर बर्नार्ड। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर और किस वर्ष की गई है? तो आपको बताना कि भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर कब की गई? प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर 1969, सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990, पुंछी आयोग की सिफारिश पर 2007, या फिर राजमन्नार समिति 1970। ये चारों केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है, और इसका आंसर रहेगा बी, सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग की सिफारिश पर हमारे यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 के थ्रू बनाई गई है। ठीक है, चल नेक्स्ट प्रश्न देखो। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुरक्षा दुविधा माने सिक्योरिटी डायलेमा शब्द का सबसे पहले किसने परिभाषित और प्रतिपादित किया था? तो सिक्योरिटी डायलेमा शब्द को सबसे पहले किसने प्रतिपादित और परिभाषित किया था? केनेथ वॉल्स, जॉन हर्ट्ज, हंस मॉर्गेनथ्यू और रॉबर्ट जर्विस? बताओ भाई। तो इसका आंसर रहेगा बी, ये शब्द जॉन हर्ट्ज ने प्रतिपादित किया था। जब एक देश अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कदम उठाता है तो दूसरा देश अनजाने में असुरक्षित महसूस करने लगता है और वह भी हथियार जुटाने लगता है, इसी को बोलते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। अगला है, मध्य प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम स्वराज की व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ग्राम स्वराज को किस संशोधन द्वारा या किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? एमपी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 1996, 1999, 2001 या 2004? बताओ भाई कमेंट करके, क्या रहेगा इसका आंसर? इसका सही आंसर क्या रहेगा? सी, 2001। तो 26 जनवरी 2001 से जो है संशोधन करके इसको शामिल किया। लोक नीति के मूल्यांकन में ब्लैक बॉक्स मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार से है? तो आपको बताना, लोक नीति के मूल्यांकन में ब्लैक बॉक्स मॉडल जो है वो किसके संबंधित है, किस सिद्धांतकार से संबंधित है? थॉमस डॉय, डेविड स्टर्न, चार्ल्स लिंडब्लॉम और ये केल डोर? क्या रहेगा आंसर? आंसर रहेगा बी, डेविड स्टीन की राजनीतिक प्रणाली सिद्धांत को अक्सर ब्लैक बॉक्स मॉडल कहते हैं। अगला है, द न्यू लेफ्ट आंदोलन के वैचारिक जनक के रूप में किसको जाना जाता है, जिन्होंने मार्क्सवाद को सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम से जोड़ा? तो आपको पता है द न्यू लेफ्ट आंदोलन के वैचारिक जनक कौन है? एंटोनियो ग्राम्स्की, हर्बर्ट मार्क्यूज, लुई अल्थुसर या जर्मन हैबरमास? बताओ इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा बी, फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक हर्बर्ट मार्क्यूज को इसका जनक मानते हैं। उनकी पुस्तक थी वन डायमेंशनल मैन। इसमें उन्होंने 1960 के दशक के छात्र आंदोलन और न्यू लेफ्ट को अत्यधिक प्रभावित किया। अगला प्रश्न है, किस विचारक ने भारतीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए मांग की राजनीति और कमांड की राजनीति के बीच अंतर स्पष्ट किया? तो आपको बताना है किस विचारक ने पॉलिटिक्स ऑफ स्केरसिटी और देन पॉलिटिक्स ऑफ कमांड, इसके बीच में अंतर किसने बताया था? रजनी कोठारी, मॉरिस जोन्स, लॉयड और सुजेन रिडोल्फ या माइरन विनर? बताओ।
इसका आंसर रहेगा सी। लॉयड और सुजेन रुडोल्फ ने अपनी पुस्तक इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के दो रूपों की चर्चा की, एक जो मांग आधारित है उसको डिमांड पॉलिटिक्स, और एक जो राज्य के कड़े नियंत्रण पर आधारित है उसको बोलते हैं कमांड पॉलिटिक्स। ठीक। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के मुख्य प्रवर्तक कौन है जिन्होंने जटिल अन्योन्याश्रयता की बात की? तो बताओ, नियो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है रॉबर्ट कोहन और जोसेफ नाई, जॉन मियरशाइमर, स्टीफन वॉल्ट, अलेक्जेंडर वेंडेट, निकोलस ओनिफ या रिचर्ड रोजक्रेंस, माइकल डोयल। का आंसर रहेगा ए, रॉबर्ट कॉर्न और जोसेफ नाई। इन्होंने अपनी पुस्तक पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इसमें अवधारणा दी थी। यहाँ पुस्तक का नाम भी याद रखना है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो 12 तारीख को पेपर हुए थे ज्योग्राफी या अदर जो सब्जेक्ट्स थे, वहां पुस्तकों के नाम ये सब ज्यादा पूछा गया है। तो पुराने पेपर को अगर आप देखें इसी साल के, तो उसमें ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है, इसलिए क्वेश्चंस यहां से बनने के चांसेस है। मेन की कॉन्सेप्ट है ना, उसके साथ पुस्तकों के नाम, क्रम, ये सब प्रश्न इस टाइप के देखना है थोड़ा सा आप लोगों को, इसको पढ़ के जाना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। केक को किस वर्ष लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया जिसके बाद अब वो सिर्फ अंकेशन का काम करता है? माने अकाउंटिंग के काम से केक को कब मुक्त किया गया? अब सिर्फ ऑडिट करने का काम करता है। 1950, 71, 76 या फिर 1989? इसका आंसर रहेगा 1976 में किया गया ना। पहले केक दोनों काम कर रहा था केंद्र सरकार का, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। अब केवल केंद्र का क्या करता है? ऑडिटिंग का काम, और राज्य का दोनों काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के तत्वों को दर्शाने वाली प्रसिद्ध पुस्तक री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो आपको बताना री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लेखक कौन है? डेविड ऑसबॉर्न और टेड केबलर, क्रिस्टोफर हुड, माइकल बार्जले, ड्वाइट वाल्डो, विंसेंट ऑस्ट्रीम या फ्रेडरिक्स या रॉबर्ट डहल? क्या रहेगा इसका आंसर? डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर। इन्होंने ये पुस्तक 1992 में लिखी थी। इसमें उन्होंने उत्प्रेरक सरकार या स्टीयरिंग रेदर देन रोइंग जैसे विचारकों को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ में अति विकसित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर औपनिवेशिक राज्य के संदर्भ में अति विकसित राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? समीर अमीन, हमजा अलवी, पार्थ चटर्जी, गयातारी स्पिवॉक? बताओ। का आंसर है हमजा अलवी ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के विशेष संबंध में अति विकसित राज्य की अवधारणा दी। उनका कहना था कि औपनिवेशिक शक्तियों ने अपने हितों के लिए सेना और नौकरशाही के ढांचे को समाज के आर्थिक विकास की तुलना में बहुत अधिक क्या कर दिया है? विकसित कर दिया। अगला है, जयप्रकाश नारायण ने भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह से विकेंद्रित करने के लिए किस प्रकार के लोकतंत्र का मॉडल दिया था? तो आपको बताना है कि जयप्रकाश नारायण का लोकतंत्र का मॉडल किस प्रकार का था? दल विहीन, समग्र लोकतंत्र, चौखंबा राज्य या जन आंदोलन लोकतंत्र? यहां याद रखना है, गांधी जी और जयप्रकाश नारायण दोनों दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे, तो उन्होंने दल विहीन लोकतंत्र का मॉडल दिया था। वो चाहते थे कि देश में कोई पार्टियां ही ना, सत्ता नीचे से ऊपर की ओर जो है हस्तांतरित हो। अगला, किस विचारक ने न्याय के सिद्धांत को हकदारी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके जॉन रॉल्स की आलोचना की? तो किसने न्याय के सिद्धांत को हकदारी सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करके किसकी आलोचना की? जॉन रॉल्स की। रॉबर्ट नोजिक, माइकल सेंडल, अगालेर मैकिंटियर, माइकल वोल्जर? तो आंसर रहेगा रॉबर्ट नोजिक ने अपनी पुस्तक एनार्की स्टेट और यूटोपिया में हकदारी सिद्धांत दिया। उनका मानना था कि यदि कोई संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से अर्जित की गई है तो राज्य को कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर उस पर टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रमुख विचारक आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने विकास और अल्प विकास के संबंधों को समझाने के लिए किस मॉडल का उपयोग किया था? बताओ। डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रमुख जो है आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने विकास और अल्प विकास को समझाने के लिए किस मॉडल का यूज किया? केंद्र परिधि मॉडल, महानगर उपग्रह मॉडल, रैखिक विकास मॉडल, देद अर्थव्यवस्था मॉडल? का आंसर रहेगा बी, केंद्र परिधि शब्द का प्रयोग समीर अमीन और प्रेबिश ने किया था और आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने महानगर उपग्रह मॉडल का प्रयोग किया। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को किसी राज्य के भीतर विधान परिषद के सृजन या उत्साधन का अधिकार प्राप्त है? माने संसद किस आर्टिकल के थ्रू किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है और
समाप्ति भी कर सकती है। सृजन मतलब निर्माण और उत्साधन मतलब खत्म करना। ऑप्शन है हमारे पास में आर्टिकल 168, 169, 170 या 171। क्या रहेगा आंसर भाई? इसका सही आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 169 के अनुसार यदि संबंधित राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजती तो संसद साधारण कानून बनाकर इसको जो है बना भी सकती, खत्म भी कर सकती। अगला है फ्रेडरिक्स के साला मॉडल के अनुसार संक्रमणशील समाजों में नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली विशेषता को क्या कहा जाता है? तो फ्रेडरिक्स के जो साला मॉडल है उसके अनुसार संक्रमणशील समाजों में नेपोटिज्म और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली विशेषताओं को क्या कहा जाता है? विजातीयता, औपचारिकता, ओवरलैपिंग और बहुसांप्रदायिकता। आंसर रहेगा सी, ओवरलैपिंग। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। कौन से दो व्यक्ति इसके सदस्य थे? तो आपको बता था 1953 में फजल अली आयोग बना था भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की निर्माण को देखने के लिए। तो इसमें फजल अली अध्यक्ष थे इसलिए उनके नाम पे पड़ा। बाकी दो सदस्य और कौन थे आपको बताना, के एम पणिक्कर और एच एन कुंजरू, पीपी मेनन, केटी शाह, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, एस के धर और जे एन सरकार। तो इसका आंसर रहेगा ए, है ना। 1953 में बना था, फजल अली की अध्यक्षता में, के एम पणिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में, एक मिनट, के इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा राजनेता कभी भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं रहा पर विधानसभा का अध्यक्ष रहा? तो आपको इन चारों में से बताना कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री तो नहीं बना पर विधानसभा अध्यक्ष रहा। प्रकाश चंद्र सेठी, श्रीनिवास तिवारी, कैलाश चंद्र जोशी, सुंदरलाल पटवा। तो इसका आंसर है श्रीनिवास तिवारी। रीवा के शेर, विंध्य के शेर भी कहलाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, लोक नीति के निर्धारण में इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल के अनुसार नीतियां कैसे बनाई जाती है? बताओ इसका, इंक्रीमेंटलिज्म मॉडल के अनुसार नीतियां कैसे बनाई जाती है? पहला, वैज्ञानिक डेटा के आधार पर पूरी तरह से नई नीतियां बनाना। बी, मौजूदा नीतियों में ही छोटे छोटे क्रमिक बदलाव करके आगे बढ़ाना। सी, केवल राजनीतिक दलों के चुनावी वादों के आधार पर। डी, वैश्विक संकटों के जवाब में अचानक क्रांतिकारी नीतियां लाना। क्या रहेगा भाई इसका आंसर? बी आंसर है। चार्ल्स लिंडब्लोम द्वारा प्रतिपादित इस मॉडल में नीति निर्माता समय और संसाधनों की कमी के कारण पूरी तरह से नई नीतियां नहीं बनाते बल्कि पुरानी नीतियों में संशोधन करके आगे बढ़ाते। अगला प्रश्न देखिए, जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में सहमति के दो प्रकारों में से कौन सा मौन सहमति को दर्शाता है? तो सहमति के दो प्रकारों में से कौन सा मौन सहमति को दर्शाता है? व्यक्त सहमति, विवक्षित सहमति, सामूहिक सहमति, प्राकृतिक सहमति। तो इसका आंसर क्या रहेगा? व्यक्त तो है तो जाहिर सी बात है वो तो प्रकट रूप में है, सामूहिक भी प्रकट रूप में रहेगी। इसका आंसर रहेगा बी, विवक्षित, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, द एंड ऑफ हिस्ट्री इसकी अवधारणा के माध्यम से फ्रांसिस फुकुयामा ने किस वैचारिक व्यवस्था की अंतिम जीत की घोषणा की? तो द एंड ऑफ हिस्ट्री की अवधारणा के माध्यम से फ्रांसिस फुकुयामा ने किस वैचारिक व्यवस्था की अंतिम जीत की घोषणा की? लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवादी लोकतंत्र, पूंजीवाद, बहुसांस्कृतिक अधिनायकवाद या धार्मिक रूढ़िवादिता। तो इसका आंसर रहेगा बी, फुकुयामा ने तर्क दिया था कि वैचारिक विकास का अंत हो चुका है, अब पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मानव सरकार के अंतिम रूप में सर्वस्वीकार्य हो चुके हैं। अगला है, भारतीय संसद की किस समिति को केक की रिपोर्ट की समीक्षा करने की वाली समिति के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल सा प्रश्न है, केक की जो रिपोर्ट आती है उसको संसद में कौन सी समिति जांच करती है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या विशेषाधिकार समिति। तो इसका आंसर रहेगा लोक लेखा समिति, जिसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा विपक्ष का नेता, कोई विपक्ष का नेता। ठीक है। अगला है, बहुसंस्कृतिवाद के तहत किस विचारक ने सहिष्णुता के विरोधाभास पर चर्चा करते हुए कहा कि एक सहिष्णु समाज को असहिष्णु लोगों के प्रति भी असहिष्णु होना चाहिए? तो बहुसंस्कृतिवाद के किस विचारक ने कहा कि भाई एक सहिष्णु समाज को, सहिष्णु मतलब जो सहन करता है दूसरों के विरोधी, अपने जो विरोधी विचार है
उसको सहन करने की शक्ति है, मतलब सहिष्णुता आप कह सकते हैं। तो अगर कोई सहिष्णु समाज है तो उसको असहिष्णु लोगों के असहिष्णु होने को भी जो है स्वीकार करना चाहिए। चार्ल्स टेलर, कार्ल पापर, माइकल वॉल्जर या बीकू पारिक, बताओ। इसका आंसर रहेगा बी, कार्ल पापर ने अपनी पुस्तक द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में ये कहा था। एम एन रॉय ने 1920 में कॉमेंटीन के द्वितीय अधिवेशन में लेनिन के सामने जो पूरक मसौदा पेश किया था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एम एन रॉय ने 1920 में कॉमेंटीन के द्वितीय अधिवेशन में लेनिन के सामने जो पूरक मसौदा पेश किया था उसे क्या कहा जाता है? औपनिवेशिक थीसिस, राष्ट्रीय और औपनिवेशिक थीसिस, कट्टरपंथी थ्योरी या फिर एशियोटिक थ्योरी? क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर है बी, लेनिन ने नेशनल एंड कॉलोनियल क्वेश्चंस पर मूल सिद्धांतों के जवाब में एम एन रॉय ने अपनी पूरक मसौदा जो है उस पेश किया और उसमें तर्क दिया कि भारतीय बुजुर्गा वर्ग पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो साम्राज्यवादी ताकतों से हाथ मिला सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का अंतिम लक्ष्य होता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आक्रामक यथार्थवाद के अनुसार राज्यों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पहला, वैश्विक व्यवस्था में केवल अपनी सुरक्षा बनाए रखना, वैश्विक या क्षेत्रीय वर्चस्ववादी बनना, सी, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना, डी, आर्थिक लाभ को सैन्य लाभ से ऊपर रखना। तो इसका आंसर रहेगा बी, जॉन मियर शाइमर द्वारा प्रतिपादित आक्रामक यथार्थवाद का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता इतनी गहरी है कि कोई भी राज्य तब तक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता जब तक वह सबसे शक्तिशाली ना बन जाए। ये केनिथ वोल्टेज के रक्षात्मक यथार्थवाद से अलग है। ठीक है, तो ये सारी कहानी आप लोगों ने पढ़ी है, इसलिए आपसे शायद प्रश्न बन भी रहे होंगे क्योंकि आपने सारे नोट्स में ये कहानी हमने पूरी पढ़ी है डिटेल में अच्छे से, है ना। और लास्ट में कमेंट करके ये भी बताते चलिएगा किसके कितने स्कोर आ रहा है, कितना नंबर हो रहा है इन 50 क्वेश्चन में, कितने सही है आपके। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में प्रयुक्त पारस्परिक समायोजन और सहमति के सिद्धांतों का विश्लेषण किस विद्वान ने अपनी पुस्तक में किया? तो भारतीय संविधान के निर्माण में प्रयुक्त पारस्परिक समायोजन और सहमति के सिद्धांतों का विश्लेषण किस विद्वान ने यहाँ पर जो अपनी पुस्तक में किया? मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, रजनी कोठारी या उपेंद्र बख्शी? बताइए भाई, इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इसका आंसर रहेगा बी, ग्रेनविल ऑस्टिन, है ना। उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इसमें भारतीय संविधान सभा की कार्यप्रणाली का वर्णन किया। अगला प्रश्न है, नौकरशाही के वर्गीकरण में अभिभाविक नौकरशाही या अभिभावक नौकरशाही का सबसे सटीक ऐतिहासिक उदाहरण किस देश में देखने को मिलता है? तो आपको बताना है कि जो गार्जियन ब्यूरोक्रेसी है इसका उदाहरण किस देश में देखने को मिलता है। गार्जियन ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि सरकार की पसंदीदा या सरकार की जो एक तरह से कह सकते हैं फेवरेट लोग हैं उन्हीं को शासन में पद मिलना। प्राचीन चीन, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या सोवियत संघ? तो इसका आंसर रहेगा चीन। एफएम मार्क्स ने नौकरशाही के 4 प्रकार बताए हैं: अभिभावक, जातीय, संशय, योग्यता। प्राचीन चीन और पर्सिया की जो है वो नौकरशाही अभिभावक नौकरशाही थी। अगला प्रश्न है, लोकनीति के क्रियान्वयन में टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों दृष्टिकोणों को मिलाकर एकीकृत ढांचा किसने तैयार किया था? तो लोकनीति के क्रियान्वयन में टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों दृष्टिकोण को मिलाकर एकीकृत ढांचा किसने तैयार किया? पॉल सबाटियर, रिचर्ड एल्मोर, माइकल लिपस्की या जेफरी प्रेस? आंसर रहेगा ए, पॉल सबाटिया ने दोनों दृष्टिकोणों की कमियों को दूर करने के लिए एडवोकेसी कोएलिशन फ्रेमवर्क विकसित किया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया था? यह प्रश्न हो चुका है बट रिवाइज कर लीजिएगा। राज्य में पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा था? राजा नरेश चंद्र, श्यामाचरण शुक्ल, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह? तो इसका आंसर रहेगा बी, श्यामाचरण शुक्ल के समय 1977 में पहली बार मध्य प्रदेश में क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। अगला आपको किताब और उसका सही सुमेलन बताना है कि कौन सा नहीं है, माने किस व्यक्ति ने कौन सी किताब नहीं लिखी है। ऑप्शन है, द सब अल्टरन स्टडीज, ये रंजित गुहा की पुस्तक है क्या? नेशनल म्युनिसिपलिटीज पंडिता रमाबाई की है। द हाई कास्ट हिंदू विमन पंडिता रमाबाई। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, ये डॉक्टर अंबेडकर की है। तो आपको बताना कौन सा सही से मिलान नहीं हुआ है।
एक गलत है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर रहेगा नेशनल म्युनिसिपैलिटीज। ये एक प्रसिद्ध पुस्तक रमाबाई की नहीं है, उन्होंने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन लिखी थी। बी गलत है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांतकार जे एन टिकनर ने हंस मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों की आलोचना करते हुए क्या तर्क दिया? तो आपको बताना है, नारीवादी सिद्धांतकार जे एन टिकनर ने हंस मॉर्गेंथ्यू के यथार्थवाद के 6 सिद्धांत की आलोचना करते हुए क्या तर्क दिया? अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरी तरह से आर्थिक हितों पर आधारित है। मॉर्गेंथ्यू के सिद्धांत वस्तुनिष्ठ न होकर केवल पुरुष दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। यथार्थवाद में राष्ट्र राज्य की भूमिका को कम आंका गया। डी, शक्ति का अर्थ केवल सहयोग और शांति स्थापित करना है। तो आंसर रहेगा बी। ठीक है। अगला है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है बताना है ना। इसे पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। इसे अल्पसंख्यक और जनजातीय क्षेत्रों के लिए किसी विशेष सुरक्षा का प्रावधान नहीं था और यही बाद में भारत की प्रस्तावना का आधार बना। तो इन 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है बताना है। सी वाला, माने इसमें अल्पसंख्यक, पिछड़े, जनजातीय और शोषित वर्गों के लिए सुरक्षा उपाय की बात की गई थी। तो ये सी वाला गलत है। अगला है, तुलनात्मक राजनीति में पॉलिटिकल डीके माने राजनीतिक क्षय की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? जो राजनीतिक विकास के विपरीत अवधारणा है। तो राजनीतिक क्षय की अवधारणा किसने दी? सैमुअल पिट हंटिंगटन ने, ल्यूसियन पाई ने, डेविड ऑप्टन ने या एडवर्ड हिल्स? आंसर रहेगा ए, हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज उसमें बताया था ये सिद्धांत। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में अब तक सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है? माने सबसे ज्यादा लंबे समय तक यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए कुछ, कुंजीलाल दुबे, ईश्वरदास रोहाणी, सीताशरण शर्मा, मुकुंद सखाराम नेवालकर। तो आंसर रहेगा कुंजीलाल दुबे प्रथम अध्यक्ष भी थे और लगातार 3 विधानसभाओं के अध्यक्ष रहे हैं वो। तो अब तक का एक रिकॉर्ड है, इनको विधि पुरुष भी कहते हैं हम लोग। अगला है, लोक नीति के विश्लेषण में कचरा पात्र मॉडल, गार्बेज केन मॉडल का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से है? पहला, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रित बनाना, अत्यधिक अराजक और अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय लेना, केवल वित्तीय संसाधनों का इष्टतम आवंटन करना, या डी, नौकरशाही के प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह समाप्त करना। तो इसका आंसर रहेगा बी, कोहेन, मार्च और ओल्सन ने यह मॉडल प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, बरूच स्पिनोजा के दार्शनिक विचारों से प्रभावित होकर पर्यावरणवाद के तहत डीप इकोलॉजी का शब्द किसने दिया? मतलब डीप इकोलॉजी शब्द के प्रतिपादक आपको बताना है कौन थे? अन्ने नेस, मरे बुकचिन, रेचेल कार्सन या वंदना शिवा? तो इसका आंसर रहेगा अन्ने नेस। अन्ने नेस ने दिया था ये ना, नॉर्वे के दार्शनिक है ये, उन्होंने डीप इकोलॉजी शब्द दिया था। अगला है, तिलक द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग आंदोलन का मुख्यालय कहां था? तो तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका मुख्यालय आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, पुणे, बेलगाम या मद्रास। मद्रास में एनी बेसेंट वाली जो होम रूल लीग थी उसका था। इसका आंसर रहेगा क्या? पुणे। ठीक है। अगला क्या है, संविधान का अनुच्छेद 355 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो केंद्र सरकार को राज्यों के प्रति एक विशिष्ट जिम्मेदारी सौंपता है। तो 355 आर्टिकल में क्या लिखा है बताना है। राज्यों को वित्तीय अनुदान प्राप्त करना, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करना, राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के विकास को बढ़ावा देना, या डी, अंतरराज्यीय जल विवादों का निपटान करना। तो इसका आंसर रहेगा राज्यों की रक्षा करना, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से। अगला, बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में विभेदित नागरिकता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? विभेदित नागरिकता की अवधारणा किसने दी? विल किमलिका, आइरिस मेरियन यंग, चार्ल्स टेलर, भिक्कू पारेख? बताओ। बी, आइरिस मेरियन यंग ने अपनी पुस्तक जस्टिस एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिफरेंस में ये शब्द दिया था। अगला, पंडिता रमाबाई ने ईसाई धर्म स्वीकार करने के बाद किस शहर में शारदा सदन की स्थापना की? तो पंडिता रमाबाई ने किस शहर में शारदा सदन की स्थापना की थी आपको बताना है। बंबई, पुणे, कलकत्ता या मद्रास?
तो उन्होंने बंबई में की थी शारदा सदन की स्थापना 1889 में। अगला है लोक प्रशासन में चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत पारंपरिक सिद्धांतों को किस प्रकार चुनौती देता है। ए, यह मानता है कि प्राधिकार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। बी, यह प्राधिकार के स्रोत को वरिष्ठ के बजाय अधीनस्थ की स्वीकृति में ढूंढता है। सी, ये कानूनी नियमों को प्रशासनिक निर्णयों से अलग करता है। डी, ये सैन्य संगठनों में प्राधिकार की भूमिका को खारिज करता है। तो बी आंसर है इसका ना। बर्नार्ड ने पारंपरिक दृष्टिकोण को उलट दिया था। उनका कहना था कि कोई आदेश तभी प्राधिकारयुक्त बनता है जब अधीनस्थ उसे समझता है। अगला, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त बताना है। पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा या फजल अली। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर है पीवी दीक्षित। कार्ल मार्क्स की किस रचना को उनके युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के बीच विभाजन रेखा के रूप में लुई अल्थुसर द्वारा चिन्हित किया गया। तो कार्ल मार्क्स की किस रचना को उनके युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स के बीच विभाजन रेखा के रूप में लुई अल्थुसर द्वारा चिन्हित किया गया। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट, द जर्मन आइडियोलॉजी और दास कैपिटल। तो सी आंसर है इसका ना। अगला प्रश्न है सिक्योरिटी कम्युनिटी माने सुरक्षा समुदाय की अवधारणा का विकास सबसे पहले किसने किया था जिसमें युद्ध की संभावना समाप्त हो जाती। तो सिक्योरिटी कम्युनिटी की अवधारणा किसने डेवलप की। ऑप्शन है कार्ल डायच, डेविड मैट्रिनी, अर्नेस्ट हास या जोसेफ नाई। तो आंसर रहेगा ए, कार्ल डायच ने। ठीक है, कार्ल डायच ने इसका जो है डेवलप किया था। अगला प्रश्न है किस नारीवादी विचारक ने यह तर्क दिया था कि व्यक्तिगत ही राजनीति के, पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये किसने कहा। कैरिल गिलिगन, केरल हेनिश, मेरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट, सिमोन द बुआ। बताओ। इसका आंसर है बी, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। ये शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय है केरल हेनिश को। ठीक है, चल ये हमारा कंप्लीट हुआ आज की एफएलटी। और कुछ क्वेश्चंस हैं हमने वो कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन का एक सीरीज थी। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे। आप लोगों के लिए मैराथन का भी एक विचार है, अपने सुझाव भी दीजिएगा कि भाई क्या इंटरेस्ट है आप लोगों का मैराथन में, नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई थोड़ा लास्ट रिवीजन करवा दीजिए यूनिट वाइज, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स की जानकारी आप लोगों को है ही सही। नेट सेट और एपी की क्लासेस ऑल एग्जाम प्लेस पे शुरू हो चुकी है और चल रही है। कोर्स की प्राइस आपको पता है 2000 प्लस जीएसटी में भी आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो भी अनुभव है कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। हमें भी आपके सुझाव जरूर चाहिए, आप उसको जो है जरूर बताते रहिएगा। और ऑल एग्जाम प्लेस के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।